गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं के अग्रवाल आपके सामने आपकी पाठ्य पुस्तिका आरोह के पाठ 2 आलोक धनवा द्वारा प्रस्तुत कविता पतंग के पाठ्य पुस्तक संबंधी प्रश्न उत्तरों की चर्चा विस्तार से करने जा रहा हूँ। कृपया आप सभी विद्यार्थी इन प्रश्नों को ध्यान से सुनें और समझें। जहाँ भी आपको समस्या आती है तो आपको पता ही है कि हम लोगों को वह समस्या प्रश्न के रूप में मुझे लिख करके भेजनी है और आप लोग उनके आंसर मुझसे समझ सकते हैं। तो आइए बेटा शुरू करते हैं। सबसे तेज बौछार गई, हमारा पहला प्रश्न है। सबसे तेज बौछार गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। हाँ शाबाश, आधे विद्यार्थी तो इसमें लगे हुए हैं। बेटा इसको बिल्कुल मत देखो आप जब तक कि मैं आपको ना समझा दूँ, अन्यथा आप लोग इसे देख करके पढ़ते तो रहोगे लेकिन आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए आपका ध्यान केवल और केवल प्रश्न पर और उत्तर पर तभी जाना है जबकि मैं आपको उस लाइन को बोल रहा हूँ। तो सबसे तेज बौछार गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करो। पहले तो इस शब्द को पकड़ो कि अपने शब्दों में करो, अर्थात आप किसी भी प्रकार से पाठ्य पुस्तक पर पाबंद नहीं है कि आप लोग केवल और केवल उन्हीं लाइनों को लिखिए जो कि हमारे पाठ्य पुस्तक में लिखी हुई है। हमें यह आंसर अपने शब्दों में लिखना है, अर्थात कुछ शब्दों में हम परिवर्तन भी कर सकते हैं। अब लिखना क्या है? केवल प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है। नहीं, काफ़ी विद्यार्थी तो सबसे तेज बौछार गई भादो गया, पहले तो इसी को एक्सप्लेन करने लग जाएगा। नहीं, प्रकृति में परिवर्तन ही बताना है हमें। अब देखिए किस तरीके से, यहाँ पर आपके सामने मैं उत्तर बोल रहा हूँ। पतंग कविता में कवि आलोक धनवा ने बच्चों की बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का प्रकृति के साथ उनके रागात्मक संबंधों का, राग का अर्थ क्या होता है बेटाओ? गीत या प्रेम। तो गीतात्मक या प्रेमात्मक रागात्मक संबंधों का अत्यंत सुंदर चित्रण करते हुए यह अभिव्यक्त किया है कि भादो मास गुजर जाने के बाद घनघोर बारिश समाप्त हो जाती है तो शरद ऋतु का आगमन होता है। पहला परिवर्तन लिखते जाइए आप लोग। सबसे पहले क्या हुआ बेटाओ? शरद ऋतु का आगमन हुआ है। प्रश्न आपका यही है। बौछारें गई और भादो गया, उसके बाद जो प्रकृति में परिवर्तन आ रहा है उसमें पहला परिवर्तन क्या आया कि शरद ऋतु का आगमन हो गया। और खरगोश की लाल आँखों जैसी चमकीली धूप निकल आती है, दूसरा परिवर्तन। और इसके कारण क्या प्रभाव पड़ता है? चारों ओर उज्ज्वल चमक, अर्थात चारों ओर चमक ही चमक बिखर जाती है। आगे देखिए, आकाश साफ और मुलायम हो जाता है। हवाओं में एक मनोरम सुगंधित महक फैल जाती है। आपको पता है जब पेड़ पर तरह तरह के फूल उगेंगे तो आपको पता है उन फूलों की सुगंध कहाँ जाएगी? वातावरण में तो रहेगी। तो वातावरण में उन पुष्पों की सुगंध या महक फैल जाती है। शरद ऋतु के आगमन से चारों ओर उत्साह एवं उमंग का वातावरण हो रहा है। और क्या हो रहा है? पतंगबाजी का बच्चों के मन में माहौल तैयार हो रहा है। तो इस तरीके से हमने अभी क्या पढ़ा बेटाओ? प्रकृति में परिवर्तन। अब इसको रटना नहीं है, इसको लिखते समय आप लोग इसे क्रॉस करके आप केवल इस प्रश्न को कॉपी में लिखोगे, इसका आंसर स्वयं बनाओगे, तब तो कुछ मज़े है पढ़ने में। अगर आप देख करके कॉपी कर रहे हो बेटा हो तो उसमें तो ना तो आपको कुछ आनंद आने वाला है ना मुझे। इसलिए आप लोग अपनी उस प्रतिभा को उस तरीके से दिखाओ जिस तरीके से उससे आपको भविष्य में कुछ फ़ायदे दिखाई दे। आगे आइए बेटाओ, आगे हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। तो आपको पता है यह प्रश्न हमारे पहले पैराग्राफ में आ जाता है जब हम फर्स्ट बार में पढ़ते हैं पतंग कविता को, कि सबसे तेज बौछार गई भादो गया, नया सवेरा आया, खरगोश की लाल आँखों जैसा सवेरा। तो उस तरीके की पंक्ति में हमने इसको पढ़ लिया था। आइए दूसरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। कितना सुंदर प्रश्न है दूसरा, देखो आपको भी आनंद आ जाएंगे जैसे ही आप इसका आंसर सुनोगे। सोचकर बताए कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज़, सबसे पतली कमानी जो कि खपच्ची। कल एक विद्यार्थी इन्हीं में से मुझसे बहुत सुंदर सुंदर शब्दों के अर्थ पूछ रहा था, तो उसको मैंने अर्थ बताए थे। तो आप जैसे जिज्ञासु विद्यार्थियों से मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि जब अपनी जिज्ञासा को आप मेरे सामने अपने प्रश्नों के माध्यम से जाहिर करते हो। तो ऐसे ही आप लोग अपनी मेहनत करते रहे, समझते रहे, जहाँ कोई समस्या आती है वहाँ आप मुझे पूछते रहे। तो सबसे पतला कागज़, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग किया गया है।
तो इनका प्रयोग क्यों किया गया है आखिरकार? विशेषण जानते ही हो आप, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले सब। तो सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी, सबसे रंगीन चीज़, ये सब किसके विशेषण के रूप में दिखाई दिए यहाँ पर? पतंग के लिए। तो पतंग के लिए इन विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया? तो आप बताओगे पतंग के लिए सबसे हल्की रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग करके कवि उसका साकार रूप अर्थात उसके आकृति को पाठकों के सामने रखना चाहता है कि पतंग होती कैसी है? पतंग इस तरीके से बनी हुई होती है, इस पर खपच्ची लगी हुई होती है, कागज़ रंगीन होता है इसका, और सबसे पतला कागज़ माना जाता है इसे, और सबसे हल्की चीज़ मानी जाती है। इस तरीके से हम लोगों ने पतंग के आकृति को अर्थात उसके साकार रूप को पाठकों के सामने रखने के लिए, उनके मन में जिज्ञासा जगाने के लिए, जिज्ञासा क्या होती है कि हमारे मन में किसी चीज़ को जानने की इच्छा का जागृत होना, जिज्ञासा जगाने के लिए तथा पतंग को विशिष्ट बना करके उसकी ओर सभी का ध्यान आकर्षित कराने के लिए, और विशेष वस्तु प्राप्त करने की लालसा सबके भीतर होती है। इस प्रकार की बातों के प्रयोग के लिए कवि ने इन विशेषणों का प्रयोग किया है। तो आप समझ चुके होंगे, मैं एक बार और समझाता हूँ आपको कि पतंग के लिए सबसे हल्की चीज़, रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज़, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया है। तो आपको क्या बताना है? सबसे पहले आप लिखोगे इन विशेषणों का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि कवि इनका साकार रूप पाठकों के सामने रखना चाहता है, सबसे पहला कारण। दूसरा, पाठकों के मन में जिज्ञासा जगाना चाहता है कि पतंग को जैसे ही वो महसूस करे, उसका अनुभव करे, तो उनके मन में पतंग उड़ाने की जिज्ञासा जागे। पतंग को विशिष्ट बना करके उसकी ओर लोगों का अर्थात पाठकों का ध्यान आकर्षित कराना चाहता है, और विशेष वस्तु प्राप्त करने की लालसा आप लोगों के भीतर अर्थात पाठकों के भीतर वह पैदा करना चाहता है। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने अभी दूसरे प्रश्न का उत्तर भी समझ लिया है। हालांकि ये दोनों ही प्रश्न हम लोगों ने बड़े सुंदर तरीके से कविताओं का अर्थ करते समय समझे थे, लेकिन आज हम पाठ्य पुस्तक संबंधी प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को ध्यान से समझते जाएं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका, बिंब स्पष्ट कीजिए। बिंब, बिंब का अर्थ मैंने आपको बताया था, आपको पता है बिंब होता है बेटा वो प्रतीक। बिंब क्या होता है? प्रतीक। तो प्रतीक स्पष्ट कीजिए। सबसे तेज बौछार गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। देखो इस पर ध्यान नहीं देना है, अभी मैं समझाऊंगा तब ध्यान देना। बिंब स्पष्ट करो। देखो बेटा प्रश्न सुनो आप पहले, बिंब स्पष्ट करो। बिंब क्या होता है? बिंब होता है, मैंने आपको बताया था, प्रतीक। क्या होता है बेटा? प्रतीक अर्थात चिन्ह। अब बिंबों में कौन कौन से बिंब होते हैं? देखो आपको पता होगा बेटा, एक बिंब ऐसा होता है जो हमें दृश्य अर्थात दिखाई दे, एक बिंब ऐसा होता है जो हमें श्रव्य अर्थात सुनाई दे। तो हम लोग इन दृश्य और श्रव्य बिंबों को बड़े ही सुंदर तरीके से पाठकों के मन में पैदा कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर आप सबसे पहले देखोगे इसके उत्तर में तेज बौछार। तो तेज बौछार दृश्य बिंब बन रहा है हमारे मन में। अब आप इसको देख सकते हो मन में कि तेज बौछार कैसे आती है, क्योंकि आप लोगों ने देखा हुआ है। और यह बिंब कैसा है बेटा? गतिशील, अर्थात आपको गति करता हुआ दिखाई देगा मन में, जैसे आप सोचोगे। तो तेज बौछार जो आपके सामने लिखा हुआ है इसमें, तो तेज बौछार में कौन सा बिंब लिखोगे आप? दृश्य बिंब। कौन सा लिखोगे बेटा? दृश्य बिंब। और ये गतिशील क्यों है? क्योंकि बौछार आपको पता है, पानी की बौछार इस तरीके से, देखो मैं अभी कर रहा हूँ नीचे, इस तरीके से बौछारें बनती है। तो ये बौछारें क्या है? गति के साथ नीचे आ रही है। तो दृश्य तो बना है, वो भी गतिशील रूप में। तो इसलिए कवि ने यहाँ पर गतिशील दृश्य बिंब को प्रस्तुत किया है। आगे आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। सवेरा हुआ। अब देखो यहाँ पर दिया है खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। तो यहाँ पर सवेरा, सवेरा भी दृश्य बिंब है, लेकिन वो स्थिर है, वो स्थिर रहता है। सवेरा जो सवेरा बिंब बनता है वो कैसा बनता है बेटा? वो स्थिर, अर्थात उसमें किसी प्रकार की गतिशीलता हमें दिखाई नहीं देती। इसलिए सवेरा जो है वो दृश्य बिंब है, लेकिन कैसा बिंब है? स्थिर बिंब है। आइए आगे बात करते हैं हम। आगे हम लोगों को दिखाई दे रहा है खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। देखो इसी में देखो अब आप, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा और सवेरा हुआ। तो यहाँ पर जो लाल सवेरा है वह भी हमारा उसी सवेरा हुआ की तरह दृश्य स्थिर बिंब बनेगा, क्योंकि सवेरा शब्द आया यहाँ पर भी।
तो सवेरा यहाँ पर भी है, सवेरा यहाँ पर भी है, दोनों में ही बिल्कुल इक्वल है, लेकिन कवि ने दोनों पंक्तियों को अलग अलग दिया है, इसलिए हम लोगों ने दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन कर दिया है। आगे आइए बेटाओ, पुलों को पार करते हुए, यहाँ पर देखो आप देख रहे हैं, शरद आया पुलों